जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका करियर की वाइब में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपसे बोला था कि भाई हम आपके जो एग्जाम होना है ये बीएसएफ RO RN वाला, इसके लिए हम कि आपको क्लासेस कराएंगे, जैसे कि मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट और साथ में जीके का प्रैक्टिस सेट। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं साथी, वे सभी जानते होंगे कि हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चल रहा है। लगभग 20 क्लासेस हम कर चुके हैं उस पर। और अब पिछले कुछ दिनों से आपका फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिया गया है, जिसपे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का। काफी अच्छे तरीके से सर मेहनत कर रहे हैं, उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजें और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। यदि आपने वे क्लासेस नहीं अटेंड की है तो उनको जरूर करना और देखना कि आपके एग्जाम में उनसे कितनी हेल्प मिलने वाली है। यानी जो वे क्वेश्चंस है वो सभी वे क्वेश्चंस है जो आपसे पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ में वे करा रहे हैं कि जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी जो आपके एग्जाम में आने हैं। और इसी के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। आज है हमारी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं मैट्रिसेस के क्वेश्चंस। इसमें हम करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप शुरू से हमारी क्लास को अटेंड कर लेते हैं, यानी जीके हो या फिर फिजिक्स हो, अब आपका मैथ शुरू हो रहा है, अगर आप लास्ट तक कर लेते हैं, यानी जितना हम कराते हैं अगर आप उतना भी अटेंड कर लेते हैं, तो भाई ये मानो कि जो हमारा पढ़ाया हुआ है उसमें से भी कम 80% आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखो, 100% की गारंटी तो हम नहीं ले सकते, लेकिन इतना है कि भाई आपका 80% जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर लग रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या है मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। इसमें लिख रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्ड इट कैन हैव। यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं तो इसके संभावित क्रम क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैट्रिसेस का हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है। आज के जो प्रैक्टिस सेट है, हम चैप्टर वाइज इस प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं, ठीक है। यानी हर चैप्टर में हम क्वेश्चंस कराएंगे, कम से भी कम 20 क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं, जिसमें आपके पीवाई के होंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और साथ में होंगे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि एक अवयव में 12 अवयव है, तो साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारा अवयव है, मान लीजिए ये हमारा कोई अवयव है, ठीक है। अवयव को हम कैसे दिखाते हैं? रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि बेसिक से पढ़ाने का अभी टाइम नहीं है। अभी हम केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन चीजों को, यानी पढ़े हुए तो है ही। आप जब भाई 11th 12th करके आए तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो बस हमें करना है रिवीजन, ठीक है। जो आपके नोट्स बने हुए हैं आप उनका रिवीजन मार लीजिए एक बार और साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। यानी जो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ उस क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिए कि पहले आप सोल्व करके उसका आंसर निकाल लें, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मैं आपको बोर्ड पे करा ही रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमसे बोला है कि यदि एक अवयव में 12 अवयव है तो उसके संभावित क्रम कितने होंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अवयव जो होते हैं वो होते हैं जो हमारे अंदर भरे जाते हैं। मान लो जैसे हमने ये भरा ABC, ठीक है, DEF, ये जो अंदर भरे जा रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये इसके अवयव कहलाते हैं, ठीक है। GHI, ये जो इसके अंदर है ये सब इसके अवयव कहलाते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं, प्रविष्टि भी हम इनको बोल देते हैं। लेकिन अवयव का क्रम कौन सा होता है? तो क्रम होता है भाई इसका यहाँ पे, जिसे हम पढ़ते हैं पंक्ति गुना स्तंभ से, ठीक है। जिसे हम पंक्ति गुना स्तंभ से भी पढ़ते हैं, पंक्ति और स्तंभ से भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम पंक्ति को अपनी M मान रहे हैं, ठीक है, पंक्ति आप जानते होंगे भली भांति कि ये जो है ये सब हमारी पंक्ति है, यानी रो है, और ये जो है हमारी ये स्तंभ है, ठीक है। और अगर हम स्तंभ को N मानते हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये जो M गुना N है यही इसका क्या है? क्रम है, यानी ऑर्डर है, ठीक है। ये इसका क्या है? क्रम है, ओके। तो क्या होता है क्रम? पंक्ति गुना स्तंभ, ठीक है। पंक्ति स्तंभ जो होता है वो अवयव का क्रम होता है। अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास 12 एलिमेंट है, यानी अगर हमारे पास जो अंदर भरने के लिए वो केवल 12 अवयव हैं, ठीक है। कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। तो आप हमें यह बताओ कि इनसे कितने क्रम बनाए जा सकते हैं, यानी कितने अवयव इनसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है। अब जैसे कि देखो,
हम ऐसे भर सकते हैं कि मान लो हमारे पास जो 12 अवयव है यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा होगा क्या कि इसमें हमारा केवल एक स्तंभ होगा लेकिन पंक्तियां 12 होंगी। तो इसमें हमारी पंक्तियां कितनी होंगी? 12 होंगी, लेकिन स्तंभ कितना होगा? एक होगा। तो ये एक क्रम बन चुका। अगर हम इसमें ऐसे ही और कुछ भरने लग जाएं, यानी 12 भी अब हमें टोटल भर लें, तो इस समय हमारे पास दो क्या है? स्तंभ है। और कितनी पंक्तियां बनेंगी? फिर हमारे पास 6 पंक्तियां बनेंगी। तो ये इस तरीके से इनका क्रम बन रहा है। तो हमें टोटल क्रम पूछा है तो कितना होगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल क्रम कितने बनने वाले हैं। देखो सबसे पहले कौन सा बनेगा? 1 गुना 12 का बनेगा। ठीक है, यानी एक पंक्ति 12 स्तंभ। और एक कौन सा बनेगा आपका? 12 गुना 1 का बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ हम 2 गुना 6 का ले लेंगे और इसी के साथ हम 6 गुना 2 का ले लेंगे। ठीक है, और हम इसके साथ ले लेंगे भाई 3 गुना 4 का और इसके साथ ले लेंगे हम 4 गुना 3 का। ओके, इसके साथ हम किसको ले लेंगे? 4 गुना 3 का। अब इनके अलावा अगर कोई और बन रहा है तो आप मुझे बता दीजिए। इनके अलावा और कोई सा नहीं बनेगा, यानी एक तरीके से आप 12 के फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, तो जो 12 के फैक्टर्स हैं वही इसके क्रम बन जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, तो टोटल कितने क्रम बने इसके? तो आप कहेंगे कि भैया टोटल 6 क्रम बन गए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप लगा दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 12 क्रम बनेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें बोल रहा है साथियों हमसे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एक वर्ग आव्यूह ए आई जे एक विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि। ऑप्शंस आपके सामने है कि भाई जो आपका विकर्ण आव्यूह कब कहलाता है, आपको ये बताना है। देखो दोस्तों, मैंने इस चैप्टर के अंदर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस छाट के आपको रखे हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए रखे हैं। अधिकतर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो सिंपल वाले रहते हैं, यानी जो आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वे बन जाते हैं जिनमें कंडीशंस रहती हैं। यानी कंडीशंस वाले क्वेश्चंस को आप या तो रट लो या याद कर लो या प्रैक्टिस कर लो, जो आप करो कर लो, लेकिन हर चैप्टर की कंडीशंस को यानी उनकी लिमिटेशंस को याद कर लेना अच्छे तरीके से, यानी उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में और वही क्वेश्चंस कंफ्यूज कर देते हैं और छूट जाते हैं। जैसे कि एक तरीके से ये भी आपका एक कंडीशन वाला क्वेश्चन है, यानी एक आपको ये बताना है कि जब हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है यानी आपका विकर्ण आव्यूह होता है तो वो कब होता है। तो साथियों आपको बता दूं कि मैं जो विकर्ण आव्यूह होता है वो तब होता है कि जब हमारा विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी जो अवयव है ना वो सब क्या होने चाहिए? वो सभी 0 होने चाहिए। जो भी अवयव बचते हैं वो सभी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, केवल विकर्ण को छोड़ के। विकर्ण आप जानते हैं ये होता है डायगोनल। तो इसकी कंडीशंस क्या होती है जब हम देखेंगे? ये जो आपको ये बता दूं कि ये जो अंदर एलिमेंट्स भरे जाते हैं ना यही होते हैं ए आई जे। ठीक है, ए आई जे का मतलब है कि जो आई है आपकी वो बताती है कि कौन सी रो है और जे बताता है कि कौन सा कॉलम है। और ए क्या है? ए एलिमेंट है जो आपका भरे जाना है। यानी मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसे है A12 तो इसका मतलब है कि ये पहली पंक्ति में जाना है और दूसरे कॉलम में जाना है। यानी पहली पंक्ति अगर हम देखें तो ये है, ठीक है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है। और कॉलम कौन सा है? पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये है मान लीजिए। अब ये वाला हमें कहाँ जाना है भाई? पहली पंक्ति में जाना है इसमें और दूसरे कॉलम में जाना है, यानी यहाँ पे जाना है। तो ये अवयव यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब है ठीक है। तो हमसे पूछिए लेकिन इसमें कंडीशन विकर्ण आव्यूह की। तो विकर्ण आव्यूह ये होता है कि जो भाई आपका डायगोनल है उसे छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो उसके लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो आपके ऑप्शन नंबर ए करेगी। वो क्या करेगी? जो आपका ए आई जे है वो आपका 0 होना चाहिए और साथ में आपका क्या होना चाहिए कि भाई जो आपका आई है ना वो जे के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे है? देखो ए आई जे में आप कुछ भी प्लेस रख लो, यानी कोई सा भी नंबर रख लो, वो सभी 0 रहने वाला है। अगर आप इन्हें इक्वल कर देते हैं, मान लीजिए आई के इक्वल आपने जे कर दिया, जैसे कि A22 ले लेते हैं हम, A22 ले लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ। तो आप देखेंगे दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ यहाँ पे हो गया। आप A11 करोगे तो पहली पंक्ति में पहला स्तंभ में यहाँ पे ये यहाँ पे हो गया। तो ये तो विकर्ण ही बनते जा रहे हैं ना। और विकर्ण क्या होने चाहिए हमारे? विकर्ण 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है,
बाकी विकर्ण को छोड़ के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो इसलिए कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगी, ए वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि यदि ए और बी समान कोटि समान क्रम के वर्ग अवयव हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जो आपको दिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस आपका दिया है बी स्क्वायर, कि यदि आपका ए और बी समान वर्ग के समान क्रम के वर्ग अवयव यानी इनका जो क्रम है वो समान है, और आपको दिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सत्य होगा यदि केवल यदि, यानी आपको लिमिटेशंस दिए सॉरी ऑप्शंस दिए हैं जिनमें आपको बोला है कि ये जो है कि ये कब सत्य होगा अगर ए और बी समान क्रम के अवयव हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कब सत्य होगा, तो आप इसमें ऑप्शंस को उठाओ और चेक करके देखो। अगर आप ऑप्शन को उठाओगे, मान लो हम RHS लेके चल रहे हैं, ठीक है, RHS साइड को देखते हैं हम, यानी इस वाली साइड को देखते हैं। अगर आप पहले ऑप्शन को उठाओगे तो उसमें आपको दिया है कि ए जो है बी के इक्वल है। अगर आप इसको ए की जगह बी को रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, या तो बी रख लो, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ए के प्लेस पे आप बी करोगे, यहाँ भी बी है और प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आप देखेंगे तो कितना हो गया, ये 4b स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, यानी 4b स्क्वायर होगा। क्या 4b स्क्वायर इसका इक्वल होगा, नहीं होगा। आप ऑप्शन बी को उठाओ, ठीक है, ऑप्शन बी को उठाओगे आप, तो उसमें आपको बोला है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, ठीक है, ए बी क्या है, बी ए के इक्वल है। तो आप यहाँ पे रखो, देखो हमारे जो ऊपर है वो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भैया ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे आप देखोगे कि ए बी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, बी ए लिख सकते हो, तो आपके यही कंडीशन बन जाएगी, यानी आप यहाँ पे बी ए लिख दो और यहाँ पे भी बी ए लिख दो और प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ba और 2ba, ठीक है, और प्लस 2ba प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो बात अब भी यही रहने वाली है, ये वाली, ठीक है, 2ba लिखो या 2ab लिखो, यानी ये किसके इक्वल बैठेगा तो इसी के इक्वल। तो यानी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है आपको, बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, बी राइट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। नंबर 4 में दोस्तों आपसे बोल रहा है कि एक कॉलम अवयव यानी स्तंभ अवयव का परिवर्त होता है, ठीक है। तो परिवर्त क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिसे हम ट्रांसपोज भी बोलते हैं। परिवर्त का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जब हम किसी भी अवयव का ट्रांसपोज निकालते हैं यानी परिवर्त निकालते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, रो को कॉलम से चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो से चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये है ना, अब इसको हमें परिवर्त करना है इसका। मान लीजिए हमारे पास ये ए अवयव है और इसको हमको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, यानी परिवर्त निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे कि जो कॉलम है ना इसको रो से चेंज कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हमारे पास रो होती तो हम इसका क्या निकालते, ट्रांसपोज निकालते, तो वो कॉलम में चेंज हो जाता, ठीक है। यानी एक दूसरे को हम उल्टा कर देंगे, कॉलम को रो से और रो को कॉलम से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालने पर किस में बदल जाएगा, तो ये आपका रो मैट्रिक्स में बदल जाएगा, ठीक है, यानी आपका पंक्ति अवयव हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि यदि ए एक सममित अवयव है तो ए टी किसके बराबर होगा। ए टी का मतलब है इसका ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्त, वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपके सामने है, 0 के, आई के, -a के या फिर ए के। तो दोस्तों मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो सममित अवयव होता है वो क्या होता है। हमारे पास दो अवयव होते हैं, एक तो सममित अवयव होता है और एक होता है आपका विषम सममित अवयव। एक तो आपका सममित हो गया और एक हो गया आपका विषम सममित। विषम सममित अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, ठीक है, आपको आंसर भी मालूम होगा फिर इसका। एक होता है आपका विषम सममित, यानी अगर हम सममित अवयव की बात करें तो सममित अवयव वो होता है कि जो अवयव है हमारे पास, अगर हम उसका डैश निकालें यानी ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, उसका क्या निकालें हम, ट्रांसपोज निकालें,
तो वो उसी के इक्वल होगा, ठीक है, जिसे हम ट्रांसपोज को टी से भी शो कर देते हैं और डैश से भी शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। लेकिन जो विषम सम्मित होता है कि वो क्या होता है कि इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, यानी माइनस के इक्वल होता है, यानी a इज इक्वल्स टू माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये विषम सम्मित होगा, यानी अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाले और सारी वैल्यू फिर माइनस की आई, वो अभी माइनस का बना तो वो उसके इक्वल है, तो वो विषम सम्मित होगा। अगर वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो क्या होगा, सम्मित होगा। अब लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि यदि ए एक सम्मित अवयव है, यानी ए हमको क्या दिया है, सम्मित अवयव दिया है, तो बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, तो भाई इसी के तो इक्वल हो रहा है, यानी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमसे बोल रहा है कि समान क्रम के दो अवयव ए और बी हैं, यानी ए और बी के जो क्रम है वो क्या है, समान है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है आपको कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो भाई अवयव की जो कंडीशंस होती हैं, यानी जो आपने पढ़ी भी होंगी, इनकी जो क्या बोलते हैं कंडीशंस हो गए, यानी जो इनकी थ्योरी वगैरह है, वो इसमें कि a प्लस बी कभी भी ए बी के इक्वल नहीं होता। अगर a प्लस बी किसके इक्वल हो सकता है, b प्लस ए के इक्वल हो सकता है कि यदि ये समान क्रम के हैं, यानी इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर इनका ऑर्डर हमारा सेम है, सेम ऑर्डर के हैं, तो ये a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है, ठीक है, ना कि a प्लस बी ए इंटू बी के इक्वल होता है। यानी ए ऑप्शन तो हमारा किसी भी कंडीशन में सही नहीं होगा। और आगे हम बात करें कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी। जो अगर हम ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, वो जो अवयव की थ्योरी बोलती है, तो वो ट्रांसपोज वाली वो यही बोलती है कि आप इसको लिखेंगे ना तो इस तरीके से लिखेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज इंटू फिर ए का ट्रांसपोज। यानी आपने ये इस तरीके से भी पढ़ा होगा कि ए बी का डैश जो होता है वो बी का डैश होता है। तो ये कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, बी वाली सेटिस्फाई हो रही है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, इसमें बोल रहा है कि एक सममित अवयव का व्युत्क्रम यानी इनवर्स होता है। यदि एक हमारे पास कोई एक सममित अवयव है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने नल मैट्रिक्स यानी एम्प्टी मैट्रिक्स यानी, और दूसरा है आपका स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है, और तीसरा है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स मतलब विषम सममित अवयव आपका, और डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव आपका, और सिमेट्रिक यानी सममित अवयव। तो कौन सा अवयव होगा आपको ये बताना है। तो भाई जब आप एक सममित अवयव, अभी मैंने आपको बताया कि a इक्वल्स टू, अगर a का ट्रांसपोज है तो वो सममित अवयव है, और यदि आप इसका इनवर्स निकालेंगे ना, तो जब आप इसका क्या निकालेंगे, आप इसका इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे, यानी सममित अवयव का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो वो होगा आपका ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल। और ये जो होगी वैल्यू किसके इक्वल होगी भाई, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपकी ट्रांसपोज के इक्वल होगी, ठीक है, सॉरी ट्रांसपोज के नहीं, मतलब इसके इनवर्स के इक्वल ही होगी, ठीक है। और जब इसके आपके इनवर्स के इक्वल होगी तो आपकी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये फिर से सममित वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी स्क्यू मैट्रिक्स ही होगी आपकी, ठीक है। तो कौन सी मैट्रिक्स होगी आपकी, स्क्यू मैट्रिक्स होगी फिर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आपको दिया है कि a बराबर आपका 1 2 3 4 यानी एलिमेंट दिए हैं इसके अंदर। तो आपसे पूछा है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, यानी आपको ये दे दिया भाई कि a इक्वल्स टू क्या है आपका 1 2 3 4। तो आपको वैल्यू बतानी है कि a प्लस ए के ट्रांसपोज की कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो भाई देखो a तो आपके सामने है ही, तो a कितना है आपका 1 3 2 4 ये दिया है आपको, और इसके साथ आपको क्या ऐड करना है, इसका ट्रांसपोज निकाल के। तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कॉलम को रो से चेंज कर दो और रो को कॉलम से चेंज कर दो, यानी ये जो रो है आपकी कॉलम बन जाएगी, ये वाली जो रो है आपकी ये यहाँ पे कॉलम बन जाएगी, ओके। तो ये बन गई आपकी। अब बस आपको ऐड करना है। जब भी हम अवयव को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम भाई, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ ऐड करते हैं, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले को थर्ड वाले के, यानी जो एलिमेंट जिस प्लेस पर है, ठीक है, उसी को उसी के साथ ऐड करते हैं। तो यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका बन रहा है, तो आप देखेंगे आपका इसमें बी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को।
क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आपसे बोला है कि प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 वाले 3x3 कोटि के सभी संभावित अवयवों की संख्या क्या होगी। यानी हमारे पास इन्होंने बोला कि भाई आपको प्रविष्टि लेनी है 0 या फिर 1, या तो 0 लो या फिर 1 लो, और साथ में बोला है कि आपको एक 3x3 का आव्यूह बनाना है। क्या बनाना है? 3x3 का आव्यूह बनाना है। तो टोटल संभावित कितने आव्यूह होंगे, यानी कितने आव्यूह बन सकते हैं। प्रविष्टि या तो आपको 0 0 0 रखनी है, ठीक है, 3x3 का आव्यूह बनाने, या फिर 1 1 रखने हैं, ठीक है। तो इनसे कितने आव्यूह बन सकते हैं आपको ये बताना है। तो इसके लिए सिंपल सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ, यानी एक तरीके से इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे आपका एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर अब आपका BSF RO क्यों ना हो, यानी जिसमें भी आपका ये टेक्निकल मैथ आता है उसमें ये जरूर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो भाई अब आपको बताना है कि 0 और 1 की प्रविष्टि है आपकी, ठीक है। प्रविष्टि कितनी है आपकी? 0 और 1 की, और आपको जो क्रम है वो कितना है, यानी आव्यूह कितने का बनाना है आपको? 3x3 का। तो ऐसे याद कर लो कि भाई जो प्रविष्टि है ना, कुल प्रविष्टियों के प्रकार, यानी कुल प्रविष्टियां कर लो, कुल प्रविष्टियां कैसे लिखे जाएगी, ये प्रविष्टि यानी कुल प्रविष्टि, और इस पे, ठीक है, इसकी पावर कर देना, यानी आव्यूह का क्रम, ठीक है। यानी आव्यूह का क्रम कितना होगा? 3x3 का, यानी 3 3 जा 9। तो यहाँ पे मैं बस इतना लिख देता हूँ, आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम, ठीक है। तो आव्यूह का क्रम लिख देना, यानी आपके कुल संभावित आप निकल के आ जाएंगे। तो यानी आपकी कुल कितनी प्रविष्टियां हैं, कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, और आव्यूह का क्रम कितना बनेगा? 3 3 जा 9। तो यानी 2 की पावर आपकी 9 इसका राइट आंसर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा ऐसे करके, तो ये आपका बन जाएगा 512, यानी 512, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अगर प्रविष्टि आपसे 3 बोली है, यानी 0 1 या 2 ऐसे करके बोल दे, तो फिर आपको यहाँ पे 3 रखना है, ठीक है। और क्रम जितना बोलेगा उसकी मल्टीप्लाई करके यानी आपको यहाँ पे रखनी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा इसका। अगर आप संभावित बनाते रहोगे ना तो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, यानी पूरे पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसका आसान तरीका क्या है, ये रहा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जिसमें बोला है यदि a एक वर्ग आव्यूह है, जैसे कि a² = a, तो i + a का होल क्यूब -7a किसके बराबर है। ऑप्शन आपके सामने है 3a, ऑप्शन बी i - a, ऑप्शन सी i, और ऑप्शन डी a। दोस्तों ये आज के प्रैक्टिस सेट का हम कर रहे हैं इसको लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को करेंगे आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करके कमेंट में आंसर देंगे, यानी मैं इससे ये पता कर लूंगा कि भाई आप कितनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी आप पे कितने सॉल्व करने आते हैं और आपकी तैयारी कहाँ पर चल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट में देना, यानी इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जरूर कमेंट कर देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्व करने की कोशिश करना, यदि नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करा देंगे। तो अभी 10 क्वेश्चन लिए हमने, एक और वीडियो लेकर आएंगे मैट्रिसेस की, जिसमें और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चंस की कमी रहेगी किसी भी एक वीडियो में, तो हम उसका सेकंड पार्ट भी लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। अब आपको ये बताना है कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, ठीक है। कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है। अगर आपको कोई भी सुझाव है या विचार है, आप उसको जरूर बता सकते हैं कि भैया ये चीज सुधार लीजिए, या भैया ये चीज ऐड कर लीजिए, जो भी आपके मन में है, यानी आप सुझाव दे सकते हैं, मुझे सजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी इसका जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है, आपके कंधे पर वर्दी देखना। भाई तैयारी हम तब तक कराएंगे आपकी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, यानी जब तक आपके कंधे पर वर्दी नहीं आ जाती तब तक गाइडेंस रखेंगे, आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।